हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एचएम क्लासेज। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, उसके बारे में आज जो हमारी लास्ट वीडियो आई थी, लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है और केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अब हम बात करेंगे, और इसके अंदर हमने पता टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। अब हम बात करेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल रिएक्शन की, उनके बारे में स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहले आती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसके अंदर ये क्या कहता है कि जो आपकी केमिकल रिएक्शन होती है उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसके बारे में हमें स्टडी करना है कि केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या क्या चेंज होते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हमारा आता है वो आता है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, तो इसके अंदर क्या कह रहा है कि जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं उनके अंदर क्या होती है, स्टेट के अंदर चेंज होता है। ठीक है, इसमें हम लिख सकते हैं कि व्हेन ए केमिकल रिएक्शन इज कैरिड आउट, then there will be change in state of product। इसमें क्या कहता है कि जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो वहां पे जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो स्टेट होती है उसके अंदर, तो जो आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं उनकी स्टेट के अंदर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। उसको हम बोलते हैं चेंज इन स्टेट। जैसे हमने अमोनिया गैस लिया N2, जब इसको रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोजन गैस के साथ में, यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, हमने नाइट्रोजन गैस लिया, उसको रिएक्ट करवाया हाइड्रोजन गैस के साथ में। तो जब आप नाइट्रोजन गैस को हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करवाते हो, ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मेशन होती है अमोनिया की। क्या बनता है, अमोनिया। और यहाँ पे जो अमोनिया बनेगा वो क्या बनेगा, सॉलिड बनेगा। तो हमने नाइट्रोजन लिया था, वो भी हमारा गैस था। हाइड्रोजन लिया था, ये भी हमारा क्या था, गैस था। तो हमारा रिएक्टेंट क्या है, गैसेज है। और यहाँ से जो प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट हमारा क्या बन रहा है, सॉलिड बन रहा है। ठीक है, तो इस टाइप की जो चेंजमेंट होती है इसको हम बोलते हैं चेंज इन स्टेट। और ये क्या है, किसी भी केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, इसके बाद अगली जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आती है वो आती है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, तो इसके अंदर क्या कहता है कि सम केमिकल रिएक्शंस आर, केमिकल रिएक्शन आर कैरिड आउट विद चेंज इन कलर। इसमें क्या कह रहा है कि कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं जब आप उनको करवाते हो तो वहां पे जो आपका प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है तो उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। उनको हम बोलते हैं चेंज इन कलर। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें रस्टिंग की, रस्टिंग ऑफ आयरन, तो रस्टिंग ऑफ आयरन के अंदर क्या होता है, जो आपका आयरन होता है, स्टार्टिंग में हमारे पास क्या होता है, आयरन। यहाँ पे जो आयरन का कलर होता है वो एक तरीके से हम बोल सकते हैं ग्रे कलर। क्या आएगा, ग्रे कलर आएगा। और ये जो कलर है ये चेंज हो जाता है किसके अंदर, रेडिश ब्राउन कलर के अंदर। किसमें चेंज हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर के अंदर। तो जो आपका ग्रे कलर है वो चेंज हो गया रेडिश ब्राउन कलर के अंदर। कब, जब हमारा क्या होता है, आयरन के ऊपर रस्टिंग होता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। और इसके अंदर क्या चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो चेंज इन कलर है वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, इसके बाद अगली जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है इसके अंदर, वो थर्ड आता है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, इसके अंदर बोलता है कि सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरिड आउट विद चेंज इन टेम्परेचर।
इसमें क्या कहता है कि कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं जब उनको करवाते हैं तो वहां पे जो आपका टेम्परेचर होता है रिएक्शन का वो चेंज हो जाता है। इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हम ले सकते हैं स्लेक्ड लाइन। स्लेक्ड लाइन, ठीक है। तो जब हम, जो हमारा लाइम होता है, लाइम यानी चूना जो होता है, ठीक है ना, उसको हम जब वाटर के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो वहां से फॉर्मेशन होती है स्लेक्ड लाइन की। और वो क्या है, चेंज इन टेम्परेचर का है। क्योंकि आपने देखा होगा नॉर्मली यूज भी करते हैं, जब हम, जो हमारा लाइम होता है, लाइम को वाटर के साथ, वाटर ऐड करते हैं उसके अंदर, तो वहां से बहुत ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। और वहां से फॉर्मेशन हो जाएगी स्लेक्ड लाइन की, ठीक है। तो वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है उसके साथ में हीट भी प्रोड्यूस होती है, और इसी वजह से वहां पे जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, चेंज इन टेम्परेचर। ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है। हाँ तो बच्चों अगला जो हमारा आता है वो आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के अंदर कहता है कि जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हो तो वहां पे प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे जब हम सल्फेट जो होता है हमारा, या फिर हम यहाँ पे बोल सकते हैं कार्बोनेट, कार्बोनेट को, जो सोल्यूबल कार्बोनेट होता है उसको रिएक्ट करवाते हैं बेरियम के साथ में। इसके साथ में रिएक्ट करवाएंगे, बेरियम के साथ में जब कार्बोनेट को रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ से हमें बेरियम कार्बोनेट के, बेरियम कार्बोनेट बनेगा प्रोडक्ट के अंदर, और इसके हमें क्या दिखेंगे, प्रेसिपिटेट दिखने शुरू हो जाएंगे। क्या दिखने शुरू हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है आपकी, जिसके अंदर क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो रही है, ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसके अंदर प्रेसिपिटेट बनते हैं, ठीक है। लास्ट जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है वो आती है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस के अंदर क्या कहता है कि जब भी हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो वहां से गैस इवोल्व होती है। इसमें बोल सकते हैं कि सम केमिकल रिएक्शंस आर, some chemical reactions are carried out by evolution of gas। इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है जब उनको कराते हैं तो वहां से गैस इवोल्व होती है। इवोल्व का मतलब होता है बाहर निकलना, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, मान लो हमने जिंक लिया, जिंक को हमने रिएक्ट करवा दिया H2SO4 के साथ में, ठीक है। तो जिंक को जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ से जो फॉर्मेशन होती है वो होती है जिंक सल्फेट की, प्लस में हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवोल्व हो जाती है। तो ये तो हमारी क्या बन गई, हाइड्रोजन गैस बन गया, इधर बन गया जिंक सल्फेट। क्या बन गया, जिंक सल्फेट। और ये हमारा क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड था, सल्फ्यूरिक एसिड। और इसको हमने रिएक्ट करवाया किसके साथ में, जिंक के साथ में। तो यहाँ से जब हम जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवा रहे थे, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ से H2 गैस इवोल्व हो रही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ गैस टेक प्लेस कर रहा है। कब, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जब कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है तो उनके अंदर इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, ठीक है। तो बच्चों ये थी हमारी 5 टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। कि जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो ये प्रॉपर्टी टेक्स प्लेस करती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। हाँ तो बच्चों अगला जो हमारा टॉपिक आता होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो इसके अंदर क्या कहता है कि जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को आप 9th क्लास में पढ़ के आते हो। इसके अंदर क्या कहता है कि द मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट इन ए केमिकल रिएक्शन always will be equal to mass of product।
क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जब आप कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाते हो तो वहां पे जो आपके रिएक्टेंट का जो मास होता है वो हमेशा किसके इक्वल होना चाहिए, मास ऑफ प्रोडक्ट के। मतलब जितना आप रिएक्टेंट लेके चलेंगे उतना ही आपका क्या बनना चाहिए, प्रोडक्ट बनना चाहिए। इसे को बोला जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। क्योंकि अगर आप केमिकल रिएक्शन को बैलेंस नहीं करते हो तो वहां पे आपका जो रिएक्टेंट का मास है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल नहीं आता है। तो इसलिए हम क्या कर रखे हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट will be always equal to mass of प्रोडक्ट। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे हम मान लो हमने लिया H2 प्लस Cl2, हमने हाइड्रोजन और क्लोरीन को रिएक्ट करवाया तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मेशन होती है HCl की। किसकी फॉर्मेशन होती है, HCl, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोला जाता है। जिसमें कहता है कि यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और यहाँ पे क्लोरीन भी कितने हैं, 2। लेकिन यहाँ पे जब प्रोडक्ट बना तो उसके अंदर हाइड्रोजन और क्लोरीन कितना है, 1 and 1। तो यहाँ पे हम इनको हाइड्रोजन और क्लोरीन को दोनों साइड इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 से। तो अब जो हमारी रिएक्शन है ये क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट है वो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट के। यानी नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। तो समझ में आ गया सभी को, इसी को बोला जाता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जिस इक्वेशन के अंदर नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट जो है वो नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं H2 प्लस O2, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को मिक्स किया जाता है तो वहां से फॉर्मेशन किसकी होती है, H2O की फॉर्मेशन होती है, यानी वाटर की फॉर्मेशन होती है। लेकिन यहाँ पे देखिए, इसका अगर आप मास निकालते हैं तो मास कितना आएगा, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना आएगा, 1। तो 2 हाइड्रोजन के लिए कितना हो गया, 2 प्लस 1 ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 16, कितना आएगा, 16। तो 2 ऑक्सीजन के लिए कितना हो गया, 32। तो टोटल हमारे पास आ गया 34। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो अगर हम देखते हैं तो हमारा मास कितना आता है, 2 हाइड्रोजन के लिए 2 और 1 ऑक्सीजन के लिए 16। ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, 18। कितनी आ रही है, 18। तो यहाँ पे जो हमारा मास रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का वो क्या है, अनइक्वल है, मतलब इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले हमें इसको इक्वल करना पड़ेगा, और मास को इक्वल करने के लिए नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर ये क्या कहता है कि यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2, इधर ऑक्सीजन कितना है, 1। तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो यहाँ पे हमारे ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, इधर भी ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए। लेकिन अब यहाँ पे जो आपके हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 से। तो ये जो केमिकल रिएक्शन आई हमारे पास क्या आ गई, बैलेंस केमिकल। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। क्लियर है सभी को। अब अगर आप इसका मास निकालते हो तो देखो 4 हाइड्रोजन का मास कितना रहेगा, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो 4 के लिए कितना आ जाएगा, 4 प्लस 32 इजिकल टू कितना आ गया, 36। यहाँ पे अगर हम यही चीज निकालेंगे तो 4 हाइड्रोजन के लिए 4 प्लस 2 ऑक्सीजन के लिए 32 इजिकल टू कितना आ गया, 36। तो ये जो है यहाँ पे हमारा जो एटॉमिक मास है वो 36 हो गया, और इधर भी कितना आ गया, 36 आ गया। तो यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट का मास किसके इक्वल आ गया, प्रोडक्ट के मास के इक्वल आ गया। इसका मतलब हमारी जो केमिकल रिएक्शन वो क्या है, बैलेंस है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन होती है जब हम इनको बैलेंस करते हैं तो कौन सा मेथड यूज करते हैं। इस मेथड को बोला जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। जो मेथड अभी हमने यूज किया था इस मेथड को हम बोलेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। तो इस मेथड के थ्रू आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। और जब तक आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस नहीं करते हो
वो केमिकल इक्वेशन आपकी करेक्ट नहीं मानी जाती। तो समझ में आ गया सभी को। इसी टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो सभी को समझ में आ गया। कैसी लगी ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।